वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मौर्योत्तर काल के बाद जो ब्राह्मण समुदाय था, जिसे ब्राह्मण वंश के नाम से भी जानते हैं, तो उनके बारे में पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुंग वंश और कर्ण वंश, जो कि दो वंश थे, उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे एक बहुत बड़ा वंश, बहुत इम्पोर्टेंट, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। यह एक महान शासक था और इसके वंश को हम लोग आंध्र सतवाहन वंश या फिर सतवाहन वंश कहते हैं। उसके बारे में देखें, जो लगभग 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक माना जाता है। 30 ईसा पूर्व से लेकर अर्थात 30 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले से ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी 250 एडी अर्थात अन्ना डोमिनिक और BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट। तो 30 BC, कहीं कहीं इसे 60 भी लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं यह 60 BC भी लिखा रहता है। तो डेट उतना मायने नहीं है, लेकिन 30 या 60 याद रखेंगे। सीधी है पहली शताब्दी, इसे याद रखेंगे, पहली शताब्दी। तो आंध्र सतवाहन वंश को सतवाहन वंश भी कहते हैं। पुराणों में इस वंश को हम लोग आंध्र या आंध्रभृत अर्थात आंध्र जातीय के नाम से जानते हैं। तो पुराणों में इसे आंध्र वंश या फिर आंध्रभृत या आंध्र जातीय के नाम से जाना जाता है। अभिलेखों में आंध्र सतवाहन वंश को सतवाहन वंश ही लिखा गया है। तो अभिलेखों में आंध्र सतवाहन वंश को सतवाहन वंश के नाम से ही जाना जाता है, जबकि पुराणों में इसे आंध्र या आंध्रभृत या फिर आंध्र जातीय वंश के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार आंध्र और सतवाहन मिलकर इस वंश का क्या नाम हो गया? आंध्र सतवाहन वंश। तो इस प्रकार आंध्र और सतवाहन मिलकर इस वंश का नाम हो गया आंध्र सतवाहन वंश। इस वंश का संस्थापक था सीमुक। इस वंश का संस्थापक कौन था? सीमुक। पुराणों में सीमुक को सिंधुक, शिक्षुक, शिप्रक और ब्रिसल के नाम से भी जाना गया है। तो इस आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक था सीमुक। पुराणों में सीमुक को सिंधुक, शिक्षुक, शिप्रक और ब्रिसल के नाम से जाना गया है। सतवाहन वंश के संस्थापक जो थे वे दक्षिणापथ कहे जाते थे और इनके इलाके को अर्थात इनके प्रदेश को दक्षिणापथ कहा जाता था। तो सतवाहन वंश के शासक दक्षिणाधिपति कहे जाते थे, दक्षिणाधिपति, जबकि इनका जो प्रदेश होता था वह दक्षिणापथ कहलाता था, दक्षिणापथ। इनका जो मूल राजधानी या मूल स्थान था वह प्रतिष्ठान था और महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास, जिसे पैठान के नाम से भी जाना जाता था। तो सतवाहनों का मूल स्थान अर्थात जो राजधानी था महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास पैठान या प्रतिष्ठान था। उस समय औरंगाबाद के इलाके को प्रतिष्ठान या पैठान कहते थे। यही उनकी राजधानी थी। आंध्र सतवाहन वंश के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी किससे मिलती है? तो मत्स्य और वायु पुराण से। आंध्र सतवाहन वंश के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मत्स्य एवं वायु पुराण से मिलती है। लगभग 30 ईसा पूर्व में सीमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके सतवाहन वंश की स्थापना की। हम लोगों ने कण्व वंश में इसे देख लिया था। तो लगभग 30 ईसा पूर्व में सीमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन का क्या था? तो एक मंत्री था जिसका नाम था सीमुक। तो सुशर्मन जो कि कण्व वंश का अंतिम शासक था, उसका एक मंत्री था सीमुक। तो 30 ईसा पूर्व के लगभग सीमुक ने सुशर्मन की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे आंध्र सतवाहन या सतवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। इस आंध्र सतवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। तो आंध्र सतवाहन वंश की राजकीय भाषा थी प्राकृत। इसकी राजकीय लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। इसकी राजकीय लिपि थी ब्राह्मी। सतवाहन काल में अमरावती कला का विकास हुआ। तो सतवाहन काल में
अमरावती कला का विकास हुआ था। आंध्र प्रदेश का वर्तमान राजधानी भी है अमरावती, तो वहाँ पे अमरावती कला का विकास हुआ, वही अमरावती कला आज चल रहा है। आंध्र सतवाहन वंश की जो समाज थी वह मातृ सत्तात्मक थी और जो राजकुल था वह पितृ सत्तात्मक था। अर्थात जो शासकों के नाम थे, राजाओं के नाम थे, वे माता के नाम पर रखे जाते थे, लेकिन इनका राजपाट वंशानुगत होता था। अर्थात जो नाम रखा जाता था वह पहले माता के नाम पर रखा जाता था, लेकिन जो शासक बनते थे वे राजा के बेटा राजा ही बनते थे। माता का इसमें कोई रोल नहीं था। तो इनका जो समाज था वह मातृ सत्तात्मक था, अर्थात राजाओं के नाम उनके माता के नाम पर रखे जाते थे। जैसे कि गौतमी पुत्र सप्तकर्णी या गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, इस सातकर्णी की माता का नाम था गौतमी बलश्री, तो उसी का यह पुत्र था, इसी कारण इसका नाम पड़ा गौतमी पुत्र सातकर्णी या गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। अब इनकी जो राजकुल थी वह पितृ सत्तात्मक थी, अर्थात राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था वह वंशानुगत होता था, अर्थात उसी वंश के राजा होते थे। इसमें महिला का कोई रोल नहीं था। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, हालांकि एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था, तो इसमें जो सतवाहन वंश थे उन्होंने बहुत योगदान दिया था इस गुफाओं में। तो अजंता और एलोरा की गुफाओं के निर्माण में सतवाहनों ने योगदान दिया था। अब है कि इस समय के जो सिक्के थे, चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे के सिक्कों का प्रचलन था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शीशे के सिक्के का प्रचलन और पोटीन के सिक्के का प्रचलन किस में किया गया, किस वंश में, तो सतवाहन में। तो चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे के सिक्के का प्रचलन किस में किया गया, तो इसी सतवाहन युग में। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम सतवाहनों के द्वारा, सतवाहन राजाओं के द्वारा शुरू किया गया। इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो नानाघाट अभिलेख में। वेरी इम्पॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा गया है कि ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ, अर्थात राजा क्या करते थे, तो ब्राह्मणों को खुश होने पर भूमि दान के रूप में दे देते थे। बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान दे देते थे, और इस प्रथा की शुरुआत इसी सतवाहन काल में शुरुआत हुई। तो ब्राह्मणों को भूमि दान करने की परंपरा की शुरुआत सर्वप्रथम सतवाहन राजाओं के द्वारा ही शुरुआत किया गया। इसका उल्लेख नानाघाट अभिलेख में है। इस अनुदान के बारे में जानकारी का पहला अभिलेखीय साक्ष्य, तो इस अनुदान के बारे में जानकारी का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है इसी सतवाहन काल में, यानी कि अभिलेख के रूप में साक्ष्य मिलता है। इसके पहले भी भूमि दान होता था, लेकिन उसमें अभिलेख के रूप में साक्ष्य कहीं पर नहीं मिला है। तो लिखित साक्ष्य अभिलेखों पर भूमि दान करने की परंपरा का किसमें मिला है, तो इसी सतवाहन काल में। अब नानाघाट अभिलेख के बारे में हम लोग देखें तो नानाघाट अभिलेख में कौन सी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में, और इस नानाघाट की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी है। नानाघाट अभिलेख की लिपि है ब्राह्मी। वैदिक और वैष्णव देवता की कड़ी है। यह जो नानाघाट अभिलेख है यह वैष्णव और वैदिक देवता की यह क्या है, तो कड़ी है, एक कड़ी का काम करता है, अर्थात वैदिक और वैष्णव देवता के बारे में यह बताने का काम करता है। इसमें वैदिक काल के कुल स्रोत कर्मकांडों का उल्लेख है और कुछ नाम है जो प्राचीन सतवाहन के बारे में जानकारी देती है। तो इस नानाघाट अभिलेख में वैदिक काल के कुल स्रोत कर्मकांडों का उल्लेख है और कुछ नाम भी लिखे गए हैं जो प्राचीन सतवाहन के बारे में जानकारी देते हैं।
यह जो नाना घाट है पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो कोंकण समुद्र तट और जुन्नार नामक प्राचीन नगर के बीच में स्थित है। तो जो नाना घाट है वह पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो कोंकण समुद्र तट और जुन्नार नामक प्राचीन नगर के बीच में स्थित है। सातवाहनों का शासन लगभग 300 वर्षों तक था। तो जो सातवाहन थे उनका शासन लगभग 300 वर्षों तक था। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान और आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह प्रतिष्ठान, बाद में आंध्र प्रदेश का कुछ इलाकों को मिलाकर राजधानी में शामिल किया गया। सातवाहन वंश के समय इनके क्षेत्र में विंध्य पहाड़ी अर्थात नर्मदा नदी, दक्षिण में कृष्णा नदी, पूरब में कलिंग तथा पश्चिम में शक थे। तो सातवाहन वंश के समय इनके उत्तर में कौन कौन सा इलाका पड़ता था? तो नर्मदा नदी अर्थात विंध्य की पहाड़ी, दक्षिण में कृष्णा नदी, पूरब में कलिंग और पश्चिम में शक। अतः इनका युद्ध किसके साथ हुआ? तो शकों और कलिंगों से। क्यों? क्योंकि जो शक थे और कलिंग थे, शक थे पश्चिम में और कलिंग थे पूरब में। शक थे पश्चिम में और कलिंग थे पूरब में। अब ये जो उत्तर में पड़ता था नर्मदा नदी और दक्षिण में पड़ता था कृष्णा नदी, तो इनकी लड़ाई तो इससे होगी नहीं, क्योंकि ये तो निर्जीव पदार्थ हैं। तो पूरब में और पश्चिम में दो वंशज थे, कलिंग और शक। तो इनकी लड़ाई इन्हीं के साथ ज़्यादातर हुई थी। अब है सीमुक के बारे में हम लोग देखें। तो सीमुक के बारे में देखें, इसका शासनकाल 60 ईसा पूर्व से लेकर 37 ईसा पूर्व और अधिकतर किताबों में 30 ईसा पूर्व से लेकर 7 ईसा पूर्व तक था। जबकि कई किताबों में इसमें 60 ईसा पूर्व से लेकर 37 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो हम लोग इसको मान के चले 30 ईसा पूर्व से लेकर 7 ईसा पूर्व तक। हालांकि डेट के बारे में एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी दिमाग में रखेंगे कि पहली शताब्दी का ही यह काल था। तो 30 ईसा पूर्व में कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके यह सीमुक सातवाहन वंश की स्थापना किया। तो 30 ईसा पूर्व में कण्व वंश का अंतिम शासक था सीमुक, जिसने सुशर्मन की कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके सीमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इस सीमुक को धार्मिक कार्यों में बहुत गहरी रुचि थी। खास करके तो सीमुक को धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि थी, खास करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। इसलिए इसने कई चैत्य विहारों का भी निर्माण किया। तो सीमुक को धार्मिक कार्यों में बहुत गहरी रुचि थी, खास करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, और इसी कारण इसने कई चैत्य विहारों का भी निर्माण कराया। पुराणों में इसे सिंधुक, शिक्षुक, शिप्रक और बिरसल कहा गया है, अभी हमने देख लिया। अंतिम दिनों में यह काफ़ी दुराचारी और अत्याचारी हो गया था, इसी कारण लोगों ने इसकी हत्या कर दी। तो अपने शासन के अंतिम दिनों में सीमुक काफ़ी अत्याचारी और दुराचारी और विलासितापूर्ण जीवन बिताने लगा, इसी कारण लोगों ने इसकी हत्या कर दी। यह पूरा 23 बरस तक शासन किया। 23 बरस तक इसने शासन किया। इसके शासन का उल्लेख नाना घाट चित्र फलक अभिलेख में है। तो इसके शासन का उल्लेख किसमें किया गया है? तो नाना घाट चित्र फलक अभिलेख में। नाना घाट से इसके 7 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो सीमुक के नाना घाट से 7 सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। नाना घाट चित्र फलक अभिलेख में इसे राजा सीमुक सातवाहन की उपाधि से संशोधित किया गया है। तो नाना घाट चित्र फलक अभिलेख में सीमुक को कौन सा उपाधि प्राप्त है? राजा सीमुक सातवाहन। राजा सीमुक सातवाहन। जैन गाथाओं के अनुसार सीमुक ने कई जैन
और बौद्ध विहारों अर्थात मंदिरों का निर्माण किया। तो जैन गाथाओं के अनुसार सिमुक ने कई जैन और बौद्ध विहारों अर्थात मंदिरों का निर्माण कराया। सिमुक की तिथि के विषय में विवाद है। सिमुक की तिथि के विषय में विवाद है। अभी हमने बताया कि कहीं पर इसे 30 ईसा पूर्व से लेकर 7 ईसा पूर्व, तो कहीं पर इसे 60 ईसा पूर्व से लेकर 37 ईसा पूर्व माना जाता है। 60 से 37 या फिर 30 से 7, तो हम लोग इसमें 30 से 7 ही मानकर चल रहे हैं। इसके बाद अगला जो राजा बना वह था कर्ण अर्थात कृष्ण, जो 7 ईसा पूर्व से लेकर 11 ईस्वी तक राजा बना। तो सतवाहन वंश का अगला जो राजा बना वह कर्ण अर्थात कृष्ण, जो 7 ईसा पूर्व से 11 ईसा पूर्व तक राजा था। यह सिमुक का छोटा भाई था और सिमुक की मृत्यु के बाद सतवाहन वंश का अगला शासक बना। तो यह जो कर्ण या कृष्ण था सिमुक का छोटा भाई था और सिमुक की मृत्यु के बाद सतवाहन वंश का अगला शासक बना। इस समय सिमुक का पुत्र कौन था? सप्तकर्णी, जो कि अल्प वयस्क था, बहुत छोटा था। तो इसी कारण सप्तकर्णी जो था, जिसे सप्तकर्णी प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, यह शासक नहीं बना क्योंकि बहुत छोटा था, बच्चा था। तो यह कर्ण या कृष्ण सिमुक का छोटा भाई था और 7 ईसा पूर्व में जब सिमुक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यह सतवाहन वंश का अगला राजा बनता है, अगला शासक बनता है। और इस समय सिमुक का जो पुत्र था सप्तकर्णी प्रथम बहुत छोटा था, अल्प वयस्क था। इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक हो गया? तो नासिक तक। तो कृष्ण अर्थात कर्ण ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया? नासिक तक। श्रमण नामक महामात्र ने नासिक में, इसी के शासन काल में श्रमण नामक महामात्र ने नासिक में एक गुहा अर्थात गुफा का निर्माण किया। तो श्रमण नामक महामात्र ने नासिक में एक गुहा अर्थात गुफा का निर्माण किया, इसी कर्ण अर्थात कृष्ण के शासन काल में। और इसी गुफा में एक अभिलेख से कृष्ण के नाम का उल्लेख किया गया है। तो इसी गुफा में इस कर्ण अर्थात कृष्ण ने एक अभिलेख को भी उत्कीर्ण कराया और इस अभिलेख में कृष्ण के नाम का उल्लेख किया गया। किसमें? कृष्ण के नाम का। यह 18 वर्षों तक शासन किया। तो कृष्ण अर्थात कर्ण ने कितना वर्षों तक शासन किया? तो 18 वर्षों तक। जैसे 7 ईसा पूर्व से 11 ईस्वी जोड़ेंगे तो 7 से 0 और उसके बाद फिर 11। अब है सप्तकर्णी प्रथम। अगला सतवाहन वंश का राजा बनता है सप्तकर्णी प्रथम, क्योंकि सप्तकर्णी के नाम से कई और राजा आएंगे, तो इसी कारण इसका नाम है सप्तकर्णी प्रथम। 11 ईसा पूर्व में कर्ण अर्थात कृष्ण की मृत्यु के बाद सतवाहन वंश का यह अगला शासक बना। तो 11 ईसा पूर्व में कर्ण अर्थात कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यह सतवाहन वंश का अगला शासक बनता है। अपने वंश में सप्तकर्णी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला राजा था। तो अपने सतवाहन वंश में सप्तकर्णी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला राजा था। इसी कारण यह सप्तकर्णी प्रथम के नाम से विख्यात हो गया। तो सप्तकर्णी प्रथम अपने सतवाहन वंश में सप्तकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था और इसी कारण इसे सप्तकर्णी प्रथम के नाम से भी जाना गया। यह सतवाहन वंश का प्रथम महान राजा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो 2 राजा थे ये उतने कामयाब नहीं थे, लेकिन महानतम की बात की जाए तो पहला महानतम राजा यही सप्तकर्णी प्रथम था। तो सतवाहन वंश का पहला महान राजा कौन था? सप्तकर्णी प्रथम, जिसे सातकर्णी प्रथम के नाम से भी जानते हैं। सात का मतलब क्या? 7। इसका विवाह अंगीय कुल के महारथी त्रयणकीरों की पुत्री न्यायनिका, जिसे नागनिका के नाम से भी जानते हैं, उसके साथ हुई। तो सप्तकर्णी प्रथम की शादी किसके साथ हुई? अंगीय कुल के महारथी त्रयणकीरों की पुत्री न्यायनिका अर्थात नागनिका के साथ। इसके जो सिक्के थे उत्तरी मैसूर से प्राप्त हुए। तो सप्तकर्णी प्रथम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तरी मैसूर से प्राप्त हुए, जिसमें लिखा गया कि
महारठी काफ़ी शक्तिशाली थे और उनके द्वारा सप्तकर्णी की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार की गई थी। तो इसके सिक्के उत्तरी मैसूर से प्राप्त हुए, जिसमें लिखा गया कि महारठी काफ़ी शक्तिशाली थे और उनके द्वारा सप्तकर्णी की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार की गई। अभी सप्तकर्णी प्रथम ने भी कई बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी, जैसे दक्षिणापथ का स्वामी, अप्रतिहत चक्र का एक चालक, पश्चिमपति अर्थात पश्चिम के राज्यों पर विजय प्राप्त करता है कलिंग पर, शकों पर, प्रतिष्ठान पर को जब यह राजधानी बनाता है तो प्रतिष्ठानपति की उपाधि धारण करता है। तो सप्तकर्णी प्रथम को कौन कौन सी उपाधि मिली? दक्षिणापथ का स्वामी, अप्रतिहत चक्र का एक चालक, पश्चिमपति, प्रतिष्ठानपति। सप्तकर्णी प्रथम का वर्णन पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में भी वर्णित है। तो सप्तकर्णी प्रथम का वर्णन पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में भी किया गया है। नायनिका जो थी अमीय वंश की राजकुमारी थी। तो नायनिका अमीय वंश की राजकुमारी थी, जो इसकी क्या थी? तो पत्नी थी सप्तकर्णी प्रथम की। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। तो सप्तकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जैसे कि रामायण में देखा होगा आपने कि जो लव कुश थे, राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो लव कुश उसके घोड़े को पकड़ लेते हैं और उसके बाद लव कुश के साथ इनके सेनापति का युद्ध होता है, लक्ष्मण का युद्ध होता है। तो यही होता है अश्वमेध यज्ञ का मतलब, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। तो यह जो पराक्रमी राजा होता था यही काम करता था अपने पराक्रम को सिद्ध करने के लिए। अर्थात जो घोड़ा लेता था तो वो समझ जाता था कि यह राज्य जो है काफ़ी शक्तिशाली है, यह घोड़ा को पकड़ने की चेष्टा किया, फिर वो लड़ाई होगा। तो ये पराक्रमी राजा का निशानी था। तो 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया किसने? तो इसी सप्तकर्णी प्रथम ने। उसके बाद सप्तकर्णी प्रथम, जिसे सातकर्णी प्रथम भी कहते हैं, तो उसने मालवा शैली की गोल मुद्राएं क्या की? जारी की। साथ ही साथ अपनी पत्नी के नाम पर रजत अर्थात चांदी की मुद्राएं भी क्या की? तो उत्कीर्ण की। तो सप्तकर्णी प्रथम या सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी के नाम पर रजत अर्थात चांदी की मुद्राएं उत्कीर्ण की। इसने अपनी राजधानी नानाघाट इसने अपनी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान को बनाया। तो इसने अपनी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान को बनाया। नानाघाट अभिलेख, जिसे रानी नायनिका अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया? रानी नायनिका, जिसे रानी नागनिका भी कहते हैं। तो नानाघाट अभिलेख रानी नायनिका, जिसे रानी नायनिका अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, इसे रानी नायनिका या रानी नागनिका ने उत्कीर्ण कराया। नानाघाट अभिलेख में सप्तकर्णी प्रथम के साम्राज्य विस्तार का वर्णन है। इसमें क्या क्या वर्णन है कि सप्तकर्णी प्रथम का जो साम्राज्य विस्तार है वह पश्चिमी मालवा, विदर्भ अर्थात बरार और अनूप प्रदेश अर्थात नर्मदा घाटी तक क्या है? इसका विस्तार है। तो नानाघाट अभिलेख में बताया गया कि सप्तकर्णी प्रथम का जो साम्राज्य विस्तार था वह पश्चिमी मालवा, विदर्भ अर्थात बरार और नर्मदा घाटी अर्थात अनूप प्रदेश तक सीमित था। अनूप प्रदेश यानी कि नर्मदा घाटी तक सीमित था। कलिंग नरेश खारवेल ने सप्तकर्णी प्रथम की पराजय। तो कलिंग नरेश खारवेल ने सप्तकर्णी प्रथम को क्या किया? तो पराजित किया। इसका उल्लेख खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण
हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो कलिंग नरेश खारवेल ने सप्तकर्णी प्रथम को क्या किया? पराजित किया। और इसका उल्लेख खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया है? तो कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा। कहाँ का था? कलिंग के राजा खारवेल। और कलिंग के राजा खारवेल ने सप्तकर्णी प्रथम को पराजित कर दिया। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि खारवेल कितना शक्तिशाली राजा था। शक्तिशाली राजा था जिसने सप्तकर्णी प्रथम को पराजित किया। और इसका उल्लेख खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सप्तकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी नागनिका अपने 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदिश्री और शक्तिश्री के साथ क्या हुई? तो सत्ता पर आसन्न हुई। अर्थात नागनिका ने इन दोनों पुत्रों के संरक्षण के रूप में प्रशासन का संचालन करना शुरू किया। तो जब सप्तकर्णी प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चे छोटे थे। तो उनकी पत्नी नागनिका अर्थात नागनिका ने अपने 2 अल्पवयस्क पुत्रों जो छोटे छोटे थे उस वक्त वेदश्री और शक्तिश्री, उनकी संरक्षिका के रूप में गद्दी पर आसीन हुई। अर्थात संरक्षिका के रूप में यह सातवाहन वंश की अगली राजा बन गई। अर्थात नागनिका ने इन दोनों पुत्रों के संरक्षक के रूप में प्रशासन का क्या किया? तो संचालन किया। सप्तकर्णी प्रथम के शासनकाल की महत्वपूर्ण सूचनाएं किससे प्राप्त होती है? नानाघाट अभिलेख से। तो सप्तकर्णी प्रथम के शासनकाल की महत्वपूर्ण सूचनाएं नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। सप्तकर्णी प्रथम ने शुंगों से विदर्भ को जीत लिया और लंबे समय तक इस पर नियंत्रण रखा। तो सप्तकर्णी प्रथम ने शुंगों से विदर्भ को जीतकर लंबे समय तक इस पर नियंत्रण रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसको जीता? विदर्भ को। सप्तकर्णी प्रथम ने शुंगों से विदर्भ जीत लिया और लंबे समय तक नियंत्रण रखा। सप्तकर्णी प्रथम के कारीगरों का एक मुखिया था जिसका नाम था वशिष्ठी पुत्र आनंद। तो सप्तकर्णी प्रथम के कारीगरों का एक मुखिया था वशिष्ठी पुत्र आनंद। तो उसने सांची स्तूप के तोरण द्वार पर एक लेख उत्कीर्ण कराया जिसके द्वारा सप्तकर्णी प्रथम के पूर्वी मालवा के क्षेत्र पर आधिपत्य की जानकारी मिलती है। तो सप्तकर्णी प्रथम के कारीगरों का एक मुखिया था जिसका नाम था जो वशिष्ठी पुत्र आनंद। तो उसने सांची स्तूप के तोरण के द्वार पर एक लेख उत्कीर्ण कराया जिसके द्वारा सप्तकर्णी प्रथम के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर आधिपत्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस सांची स्तूप के तोरण द्वार पर जो लिखा गया उत्कीर्ण था उससे सप्तकर्णी प्रथम के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर आधिपत्य की जानकारी प्राप्त होती है कि यह जो सप्तकर्णी प्रथम था उसने पूर्वी मालवा क्षेत्र पर क्या किया था? तो कब्जा किया था। सप्तकर्णी प्रथम ने जो सिक्का जारी किया था उस पर चांदी का सिक्का, उस पर घोड़े की आकृति बनाई होती थी, अश्व की आकृति बनाई हुई होती थी। तो सप्तकर्णी प्रथम ने जितने सारे सिक्के जारी किए उस पर अश्व अर्थात घोड़े के चित्र अंकित किए रहते थे। सातवाहन वंश को सार्वभौम स्थिति में लाने का पहला सातवाहन सम्राट कौन था? तो यही था जिसका नाम था सप्तकर्णी प्रथम। तो सातवाहन वंश को सार्वभौम स्थिति में लाने वाला पहला सातवाहन सम्राट था जिसका नाम था सप्तकर्णी प्रथम। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में सप्तकर्णी प्रथम को एल्डर सैरागोनस बताया गया है। और इस पुस्तक में सप्तकर्णी प्रथम के समय 2 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह सुपर और कलीन अर्थात सोपारा और कल्याण का उल्लेख किया गया है। तो पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में सप्तकर्णी को क्या कहा गया है? तो एल्डर सैरागोनस। और इस पुस्तक में सप्तकर्णी प्रथम ने अपने समय के 2 समुदाय, अपने समय के 2 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह सुपर और कालीन अर्थात सोपारा और कल्याण का उल्लेख किया है। सोपारा और कल्याण
मालवा से सप्तकर्णी प्रथम के 7 सिक्के प्राप्त हुए। तो मालवा से सप्तकर्णी प्रथम के कितने सिक्के प्राप्त हुए? 7 सिक्के। खारवेल ने कृष्ण वेगा अर्थात वेनगंगा नदी के पास असिक नगर में सप्तकर्णी प्रथम की पराजय हुई। तो खारवेल ने इस सप्तकर्णी प्रथम को कहाँ पर पराजित किया? तो कृष्ण वेगा अर्थात वेनगंगा नदी के पास असिक नगर में। कहाँ पे? वेनगंगा नदी के पास असिक नगर में। सप्तकर्णी प्रथम के बाद कुछ समय के लिए पूर्णोत्थांगा सतवाहन वंश का अगला शासक बना। तो सप्तकर्णी प्रथम के बाद कुछ समय के लिए पूर्णोत्थांगा सतवाहन वंश का अगला शासक बना। एक बात याद रखेंगे, इसके बीच में कई राजा हुए, लेकिन इम्पोर्टेंट वही है जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इतिहास में कुछ काम हुआ हो। अब हम लोग देखते हैं सप्तकर्णी द्वितीय के बारे में। तो सप्तकर्णी द्वितीय के बारे में हम लोग देखें तो सप्तकर्णी द्वितीय के बारे में जानकारी भेलसा अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो सप्तकर्णी द्वितीय के बारे में जानकारी भैलसा अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे? भैलसा अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख। सप्तकर्णी द्वितीय के बारे में कुछ और जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राजशेखर के द्वारा रचित काव्य मीमांसा से तथा वात्स्यायन के द्वारा रचित कामसूत्र से। तो सप्तकर्णी द्वितीय के बारे में और कुछ जानकारी कैसे मिलती है? तो राजशेखर के द्वारा रचित काव्य मीमांसा से, और जबकि वात्स्यायन के द्वारा रचित कामसूत्र से। वात्स्यायन के द्वारा रचित कामसूत्र से। इसके बाद है हाल। इसके बाद कौन है? तो हाल। याद रखें कि यह सातवाहन वंश का 17वां राजा था। सातवाहन वंश का 17वें क्रम का राजा था। सातवाहन काल में शांति स्थापित करने वाला पहला महानतम राजा, अर्थात यह युद्ध में विश्वास नहीं करता था। तो सातवाहन वंश में शांति स्थापित करने वाला पहला महानतम राजा कौन था? तो राजा हाल था। क्षत्रियों एवं विद्वानों का कवियों और विद्वानों का यह आश्रयदाता था। तो इसके दरबार में कई कवि और कई विद्वान रहते थे। कुछ पेपर पढ़ने आते थे या फिर कुछ और। गाथा सप्तमी नामक प्राकृत भाषा में मुक्तक काव्य की रचना। तो हाल ने गाथा सप्तमी नामक प्राकृत भाषा में एक पुस्तक लिखा जो एक मुक्तक काव्य था। क्या था? मुक्तक काव्य। हाल के शासन का विवरण किससे मिलता है? गाथा सप्तशती में। गाथा सप्तशती काव्य मीमांसा लीलावती और अभियान चिंतामणि से। तो बाल के शासन का विवरण, हाल के शासन का विवरण मिलता है गाथा सप्तशती से, काव्य मीमांसा से, लीलावती से और अभियान चिंतामणि से। इसके जो दरबारी कवि थे, बृहत कथा के रचयिता गुणाढ्य। किस भाषा में है यह? तो वैशाली प्राकृत भाषा में। जबकि दूसरा जो दरबारी कवि था उसका नाम था कातंत्र। यह संस्कृत व्याकरण का लेखक सर्ववर्मन था। तो कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन भी इसके क्या थे? तो इसके दरबारी थे। राजा हाल ने सेनापति विजयांतर के द्वारा लंका को अपने स्वामी के लिए विजित और कालांतर में हाल के द्वारा लंका के नासिक के पुत्री लीलावती से क्या होता है? तो विवाह होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि राजा हाल ने सेनापति विजयनगर के द्वारा हाल को अपने स्वामी के लिए, हाल के द्वारा लंका के शासक की विजय की पुत्री, शासक की पुत्री किससे हुआ? लीलावती से।
गाथा सप्तशती क्या है? तो इसमें 7 सतियों के प्रेम विवाह का वर्णन है। तो गाथा सप्तशती में 7 सतियों के प्रेम विवाह का वर्णन है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। इसके बाद अगला जो राजा बनता है गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, जो कि इस वंश का सबसे महानतम राजा था, जिसका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक था। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी जिसका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक था, यह सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली एवं महानतम राजा था। तो सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली और महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी था। इसने 25 वर्षों तक शासन किया। तो इसने कितने वर्षों तक शासन किया? 25 वर्षों तक। इसे शालीवाहन और वर्दीय के नाम से जानते थे। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी को शालीवाहन और वर्दीय के नाम से जानते थे, अर्थात वरदान प्राप्त करके उसने कई सिद्धियां हासिल की थी। सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाकर इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो जिस प्रकार अशोक के समय में या फिर अन्य समय में सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा गायब हो गई थी, तो उसे इसने वापस लाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की माता का नाम था गौतमी। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी का माता का नाम था गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के समय तथा उनके विजयों के बारे में उल्लेख या फिर संपूर्ण जानकारी गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के समय तथा उसके विजयों के बारे में संपूर्ण जानकारी गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त हुआ है। शक पूरे भारत को एकजुट करके भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा किया। किसने? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने। तो इस गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने पूरे भारत को एकजुट में बांध दिया और भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा किया। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी छेहरात वंश के शासक नेहपान और उसके वंशजों पर विजय। तो इस गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह छेहरात वंश के शासक नेहपान और उसमें उनके वंशजों का भी वर्णन है। जुगलथम्बी, जिसे उस समय नासिक को जुगलपंथी कहते थे, तो उस समूह से प्राप्त नेहपान के सिक्के ही गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के द्वारा दोबारा हटा दिया गया। तो जुगलथम्बी अर्थात नासिक सभा से प्राप्त नासिक के 2 सिक्कों पर गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के द्वारा ढलाई। तो याद रखेंगे कि जो जुगलपंथी अर्थात नासिक का इलाका था, तो वहाँ से प्राप्त नेहपान के सिक्कों पर गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के द्वारा हटाए जाने पर चर्चा है, इम्पोर्टेंट है। अब है कि यह जो नेहपान था वह शक शासक था, शकों का राजा था। नेहपान कौन था? शक शासक था। अपने शासन के 18वें वर्ष में गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने नासिक के निकट पांडुलेन में गुहा दान किया, अर्थात गुफा का दान किया। तो अपने शासन के 18वें वर्ष में गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने नासिक के निकट पांडुलेन में गुहा दान किया, अर्थात गुफा का दान किया।
ये सभी शक शासकों के द्वारा जीते गए प्रदेशों को वापस छीनने के प्रमाण होते हैं। कि इससे पता चलता है कि ये जो गौतमीपुत्र सप्तकर्णी था, इसने शक शासकों से कई प्रदेशों को जीत लिया था। तो अपने शासन के 18वें वर्ष में गौतमीपुत्र सप्तकर्णी ने नासिक के निकट पांडुलेन में गुहा दान अर्थात गुफा दान किया। ये सभी गौतमीपुत्र सप्तकर्णी के द्वारा शक प्रदेशों को वापस छीनने के प्रमाण हैं। शक शासक नहपान से अपने शासन के 17वें और 18वें वर्ष में इसने अपरांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकर, अकर और अवंती पर कब्जा कर लिया। तो शक शासक नहपान से गौतमीपुत्र सप्तकर्णी ने अपने शासन के 17वें और 18वें वर्ष में अपरांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकर, अकर और अवंती पर कब्जा कर लिया। ऋषिक, कृष्णा नदी के तट पर स्थित ऋषिक नगर, अयमक जो प्राचीन हैदराबाद का हिस्सा था, मूलक गोदावरी के नदी के तट का एक प्रदेश जिसकी राजधानी कौन थी, प्रतिष्ठान, और विदर्भ जो कि आधुनिक बरार का इलाका है, उन सभी इलाकों पर भी इसने कब्जा किया। तो गौतमीपुत्र सप्तकर्णी ने ऋषिक जो कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक ऋषिक नगर था, अयमक प्राचीन हैदराबाद का हिस्सा था, मूलक गोदावरी नदी के निकट एक प्रदेश था जिसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, और विदर्भ अर्थात आधुनिक बरार का हिस्सा पर भी इसने कब्जा किया था। इसका जो साम्राज्य विस्तार था उत्तर में मालवा और काठियावाड़ से दक्षिण में कृष्णा नदी तक था, जबकि पूर्व में बरार से पश्चिम में कोंकण तक था। तो इस गौतमीपुत्र सप्तकर्णी का साम्राज्य विस्तार उत्तर में मालवा और मालवा तथा काठियावाड़ से दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पूर्व में बरार से पश्चिम में कोंकण तक था। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों पर इसने कब्जा किया था। इसी कारण इसने त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन की उपाधि धारण की थी। त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन की उपाधि किसने धारण की थी? तो इस गौतमीपुत्र सप्तकर्णी ने। त्रिसमुद्र अर्थात 3 समुद्र, तोय पीत वाहन अर्थात तीनों समुद्रों पर इसने क्या किया? तो रौंद डाला था। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों पर कब्जा करने के कारण इसने त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन की उपाधि धारण की थी। थोड़ा कठिन है, त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन। गौतमीपुत्र सप्तकर्णी के शासन के अंतिम दिनों में सिथियन जाति के ही करदामक वंश के शक शासकों ने नहपान को पराजित कर जीते गए प्रदेशों पर क्या कर लिया? तो कब्जा कर लिया। तो गौतमीपुत्र सप्तकर्णी के शासन के अंतिम दिनों में सिथियन जाति के ही करदामक वंश के शक शासकों ने नहपान को पराजित करके अपने जीते हुए प्रदेशों को क्या कर लिया? तो कब्जा कर लिया। जो नहपान ने जिस प्रदेश को जीता था उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसका प्रमाण टॉलमी के द्वारा लिखित भूगोल के पुस्तक में है। तो इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रमाण टॉलमी के द्वारा लिखित भूगोल के पुस्तक से प्राप्त होता है। 150 ईस्वी के प्रसिद्ध रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गौतमीपुत्र सप्तकर्णी के द्वारा तो 150 ईसा पूर्व में रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया जूनागढ़ अभिलेख में क्या लिखा गया कि गौतमीपुत्र सप्तकर्णी ने के द्वारा जीते गए सभी नहपान प्रदेशों पर रुद्रदामन का कब्जा हो गया। तो जितने सारे जो इसने कब्जा किए थे गौतमीपुत्र सप्तकर्णी ने, उस पर उन क्षेत्रों पर रुद्रदामन का कब्जा हो गया था। तो यह बात पता चलता है 150 ईसा पूर्व में 150 ईस्वी के प्रसिद्ध रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से कि जितने इसने नहपान के प्रदेशों पर कब्जा किया था वह सभी किसने जीत लिया? तो रुद्रदामन ने जीत लिया।
गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने करदामक शकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके रुद्रदामन के द्वारा स्थापित किए गए अपने क्षेत्रों को संरक्षित करने का प्रयास किया। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने करदामक शकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके रुद्रदामन के द्वारा स्थापित किए गए अपने क्षेत्रों को संरक्षित करने का प्रयास किया। चूँकि उस समय रुद्रदामन बहुत शक्तिशाली राजा था, तो इससे बचने के लिए इस गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने करदामक शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। इसने एक वेन कटक नामक एक नगर की भी स्थापना की। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने कई उपाधियां धारण की। वेन कटक नामक इसने एक नगर को भी क्या किया, तो स्थापना किया। इसी कारण इसे वेन कटक स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। वेन कटक नामक नगर की स्थापना करने के बाद इस गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने वेन कटक स्वामी की उपाधि धारण की। वेन कटक स्वामी, राजागंज और राजा राज की उपाधि भी इसने धारण की। राजागंज और राजा राज, बिंद पर कब्जा करने के कारण इसने बिंद नरेश की उपाधि धारण की। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने बिंद पर कब्जा कर लिया, बिंद पर्वत पर, तो इसी कारण इसने बिंद नरेश की भी उपाधि धारण की। बिंद, ऋक्षावत, परियात्रा, सध्य, महेंद्र और अन्य पर्वतों का स्वामी, तो इसने बिंद, ऋक्षावत, परियात्रा, सध्य, महेंद्र और अन्य पर्वतों का कब्जा किया। इसी कारण गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने बिंद, ऋक्षावत, परियात्रा, संध्य, महेंद्र और अन्य पर्वतों का स्वामी की उपाधि धारण की। वर वरुण विक्रम चारु विक्रम, अर्थात जिसकी चाल सबसे बढ़िया हाथी की तरह हो, तो उसने यह भी उपाधि धारण की। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने वर वरुण विक्रम चारु विक्रम, अर्थात जिसकी चाल सबसे बढ़िया हाथी की तरह हो, वह भी उपाधि किसे मिली, तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी को। एग्जाम में पूछा गया है कि गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने अद्वितीय ब्राह्मण, अर्थात एक ब्रह्म या एक मात्र ब्राह्मण की उपाधि धारण की। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने अद्वितीय ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण की भी उपाधि धारण की। यह सतवाहन वंश का वंश कैसा था, तो ब्राह्मण अर्थात हिंदू वंश था। जो सतवाहन वंश का जो वंश था वह कौन से वंश के थे, तो ब्राह्मण अर्थात हिंदू वंश के थे। बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक गांव इसने दान किया। तो यह जो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी था, उसने बौद्ध संघ अर्थात बौद्ध भिक्षुओं को अजकालकीय नामक गांव दान में दे दिया। कौन सा गांव, अजकालकीय नामक गांव दान में दे दिया। कार्ले नामक गुफा के बौद्ध भिक्षुओं को इसने करंजक नामक गांव दान में दे दिया। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने कार्ले नामक गुफा के बौद्ध भिक्षुओं को करंजक नामक गांव दान में दे दिया। शक, पहलव तथा यवनों पर कब्जा किया। तो इस गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने शक, पहलव अर्थात शक शासक नेहपान को इसने क्या किया, तो मार दिया था। और उसके बाद पहलव और यवनों पर भी इसने कब्जा किया था। नेहपान की हत्या करके इसने सातवाहनों की प्रतिष्ठा को एक बार फिर से कायम करने का प्रयास किया। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण का रूप बताया। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण का रूप बताया। अर्थात गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने कहा कि मैं कृष्ण हूँ, बलराम हूँ और शंकर जी हम खुद हैं। शून्यवाद के संस्थापक और माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन जो थे, वे गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के समकालीन थे। तो शून्यवाद के संस्थापक और माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के क्या थे, तो समकालीन थे। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के 3 अभिलेख मिले हैं। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके 3 अभिलेख हैं, एक 2 नासिक से प्राप्त हुए और एक कार्ले से प्राप्त हुआ। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के कितने अभिलेख प्राप्त हुए, 3 अभिलेख, 2 अभिलेख नासिक से जबकि 1 अभिलेख कार्ले से प्राप्त हुआ।
इस गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने क्षत्रिय शासकों के दर्द को चूर कर एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि धारण की। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर करके एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि धारण की। जुगलथंबी, नासिक को उस समय जुगलथंबी कहा जाता था। तो जुगलथंबी से प्राप्त मृदभांड से चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के द्वारा क्षहरात वंश के शक शासक नेहपान पर विजय का क्या है तो प्रमाण है। तो जुगलथंबी अर्थात नासिक से मृदभांड में के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो यह प्रमाण बताता है कि गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने क्षहरात वंश के शक शासक नेहपान पर विजय प्राप्त किया था। इस गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की मृत्यु 130 ईसा पूर्व हुई। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की मृत्यु 130 ईसा पूर्व हुई। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी से अगर प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अगर सतवाहन से प्रश्न आता है तो लगभग इसी से प्रश्न आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इससे ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल इसी से प्रश्न आता है, लेकिन अधिकतर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि सतवाहन वंश का यह सबसे महानतम राजा था। इसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो 130 ईस्वी से 154 ईस्वी के लगभग 24 वर्षों तक शासक रहा, किसका? सतवाहन वंश का। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो कि 130 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी तक क्या था तो सतवाहन वंश का राजा था। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी का यह पुत्र था जो 130 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद सतवाहन वंश का अगला राजा बनता है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी गौतमी पुत्र सप्तकर्णी का बेटा था, जो 130 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद सतवाहन वंश का अगला शासक बना। इसने शनि वाहन की उपाधि धारण की। तो जिस प्रकार गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने शाली वाहन की उपाधि धारण की थी, तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने शनि वाहन की उपाधि धारण की। कौन? शनि वाहन। पुराणों में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पुलोमा सतकर्णी के नाम से सुशोभित किया गया। तो पुराणों में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को क्या कहा गया है? पुलोमा सतकर्णी, पुलोमा या पुलोमा सतकर्णी कहा गया है। टॉलमी के द्वारा लिखित पुस्तक में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को सीरोपोलीमेओस के नाम से संशोधित किया गया है। तो टॉलमी के द्वारा लिखित पुस्तक में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को सीरोपोलीमेओस कहा गया है, सीरोपोलीमेओस। इसने नवनगर नामक एक नगर की स्थापना की। तो याद रखेंगे, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने नवनगर नामक एक नगर की भी स्थापना की। इसने प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की, अर्थात आंध्र प्रदेश पर विजय करने के बाद तो आंध्र प्रदेश पर इसने विजय प्राप्त किया वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने, और उसके बाद इसने प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। इसके बाद इसने महाराज की उपाधि धारण की, दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की, अर्थात दक्षिण के इलाकों पर भी इसने कब्जा किया। और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि का उल्लेख अमरावती लेख में किया गया है। किसमें? अमरावती लेख में। तो कौन कौन सी उपाधियां धारण की वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने? प्रथम आंध्र सम्राट, जब इसने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद महाराज और दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि का उल्लेख अमरावती लेख में किया गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और रुद्रदामन के बीच 2 बार युद्ध हुआ, और दोनों ही युद्धों में रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को क्या किया तो पराजित किया। और रुद्रदामन ने नर्मदा की उत्तरी भूमि पर कब्जा किया और उसे कोंकण प्रदेश में शामिल कर लिया। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और रुद्रदामन के बीच 2 बार युद्ध हुआ, और दोनों ही युद्धों में रुद्रदामन की विजय हुई, और रुद्रदामन ने नर्मदा नदी की उत्तरी भूमि पर कब्जा किया और उसे कोंकण में शामिल कर लिया। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और रुद्रदामन के बीच जो दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें पुलमावी की बेटी बतिस्ती के बेटे सातकर्णी द्वितीय के कारण समझौता, जो कि
पुलमावी का क्या था, तो छोटा भाई हुआ। इसे हम लोग आगे देखते हैं पूरा डिटेल में। वैशाली पुलमावी अपने स्वयं के मुखौटा के साथ चांदी सिक्का ले आए थे। तो जो वैशाली पुलमावी थे अपने समय के मुखौटे के साथ चांदी का सिक्का जारी किए। तो अपने मुखौटों के का अंकित इसने चांदी का सिक्का जारी किया था। किसने? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने अपने मुखौटा, उस पर इसका मुखौटा था तो उसने इस प्रकार का एक चांदी का सिक्का जारी किया था। आंध्र प्रदेश में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से प्राप्त अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए गए अभिलेख में सबसे प्राचीन है। तो आंध्र प्रदेश में जितने सारे अभिलेख पाए गए हैं तो उसमें वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से प्राप्त अभिलेख जो था वह सातवाहन वंश का वह सबसे प्राचीन अभिलेख था। तो अभी तक जितने सारे आंध्र प्रदेश में अभिलेखों की प्राप्ति हुई है उसमें वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का जो अभिलेख था सातवाहन वंश में यह सबसे क्या था, तो प्राचीन था, सबसे प्राचीन था। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो आंध्र प्रदेश के निकट गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान को। तो इसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के निकट गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान अर्थात पैठान को बनाई। पुलमावी के विषय में अमरावती से प्राप्त एक लेख में जानकारी प्राप्त हुई है। क्या जानकारी प्राप्त हुई है कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय ही अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर वशिष्ठी का निर्माण बष्टिनी का निर्माण किया गया और उसका संवर्धन किया गया। तो पुलमावी के विषय में अमरावती से प्राप्त एक लेख में जानकारी क्या प्राप्त हुई है, तो एक जानकारी प्राप्त हुई है कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय ही अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर वशिष्ठी का निर्माण किया गया। बष्टिनी का मतलब होता है घेरा, बष्टिनी का मतलब क्या होता है, घेरा। और उसके बाद उसका संवर्धन भी किया गया और उसके उस घेरा को निर्माण करने के बाद उसमें संवर्धन अर्थात उसमें जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि उसमें लिपापोती की गई, उसको मेंटेन किया गया। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने अपने पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से करने की सोची। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी चूंकि वह रुद्रदामन की शक्ति को जानता था तो रुद्रदामन से वह लड़ाई करना नहीं चाहता था गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। तो इसी कारण वह वैवाहिक माध्यम से रुद्रदामन के प्रदेश को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता था। तो वह गौतमी पुत्र सप्तकर्णी अपने पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से करने का प्रयास किया। लेकिन रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित कर चुका था। लेकिन जो रुद्रदामन था वह वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार हरा चुका था। इसी कारण पुलमावी के द्वारा यह विवाह करने से इनकार कर दिया। तो रुद्रदामन ने यह विवाह करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के छोटे भाई शिवश्री सातकर्णी से रुद्रदामन की पुत्री जिसका नाम था बतिस्ती, क्या नाम था उस पुत्री का नाम था बतिस्ती, उसकी शादी हो गई। इस प्रकार गौतमी पुत्र सप्तकर्णी का रुद्रदामन से झगड़ा कम करने के लिए उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। तो चूंकि रुद्रदामन की शक्ति को जानता था गौतमी पुत्र सप्तकर्णी और उसके इलाके पर भी यह कब्जा करना चाहता था, लेकिन वह झगड़ा भी नहीं करना चाहता था। तो इसी कारण उसके प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वह अपने पुत्र गौतमी पुत्र सप्तकर्णी अपने पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन से की पुत्री से करना चाहता था जिसका नाम था बतिस्ती। लेकिन रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार क्या कर दिया था, तो पराजित कर चुका था। तो इसी कारण उसने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया। तो बात तय हुआ कि ठीक है, इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है शिवश्री सातकर्णी। तो वशिष्ठी पुत्र
पुलमावी का एक छोटा भाई था शिवश्री सातकर्णी, तो उसका विवाह तय हो गया किससे? रुद्रदामन की पुत्री बतिस्ती से। इस प्रकार बिना झगड़ा किए ही गौतमी पुत्र सप्तकर्णी को रुद्रदामन के इलाके प्राप्त हो गए। नवनगर नामक की स्थापना कर इसने नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की। तो अभी हमने बताया कि वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने एक नगर की स्थापना किया था जिसका नाम था नवनगर, और इस नगर की स्थापना करने के बाद इसने नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की। इसके बाद है शिवजी सातकर्णी। इसके बाद कौन राजा बनता है? शिवजी सातकर्णी, एक जो 154 ईस्वी से 165 ईस्वी तक रहता है, जिसे वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला सातवाहन शासक बनता है शिवश्री सातकर्णी, जो 154 से 165 ईस्वी तक था शासक, जिसे वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। यह 154 ईस्वी में अपने भाई वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश का अगला उत्तराधिकारी बनता है। तो जब 154 ईस्वी में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी की मृत्यु हो जाती है, इसका बड़ा भाई था, तो उसी के बाद वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का अगला राजा बनता है, जो कि रुद्रदामन का दामाद था। अभी हमने बताया यह रुद्रदामन का दामाद था। इसके बाद बनता है यज्ञश्री सातकर्णी। 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक यह सातवाहन वंश का राजा रहता है। तो इसके बाद बनता है यज्ञश्री सातकर्णी, जो 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक क्या रहता है? सातवाहन वंश का राजा रहता है। यह सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। याद रखेंगे, अंतिम राजा नहीं, अंतिम महत्वपूर्ण राजा। तो यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। रुद्रदामन की मृत्यु के बाद उसके द्वारा जीते गए सभी क्षेत्रों पर यह कब्जा कर लिया और अपने राज्य में उसे शामिल कर लिया। तो जब रुद्रदामन की मृत्यु हो गई तो यज्ञश्री सातकर्णी ने मौका देखकर उसके द्वारा जीते गए सभी क्षेत्रों पर क्या कर लिया? तो अपना कब्जा कर लिया और उन सभी क्षेत्रों को अपने राज्य में शामिल कर लिया। यज्ञश्री सातकर्णी ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया व्यापार और जल यात्रा पर। तो यज्ञश्री सातकर्णी ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया व्यापार और जल यात्रा पर। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलयान की फोटो अंकित है, जो इसके समय के समुद्री व्यापार को बताता है। तो ये जो यज्ञश्री सातकर्णी के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर जलयान का फोटो अंकित है, जो यह बताता है कि उस समय यज्ञश्री सातकर्णी के समय समुद्री व्यापार काफ़ी जोर शोर से होता था, अर्थात यह समुद्रों से व्यापार करने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता था। यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के बाद सातवाहन वंश छोटे छोटे भागों में बट गया और कई राज्य स्वतंत्र हो गए, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से मिलकर बना विदर्भ क्षेत्र। उसके बाद वाकाटक वंश स्वतंत्र हुआ। महाराष्ट्र और तो यज्ञश्री सातकर्णी की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद सातवाहन वंश छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया और कई राज्य स्वतंत्र हो गए, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से मिलकर एक क्षेत्र बना था जिसका नाम था विदर्भ। तो वहाँ पर एक वंश था वाकाटक वंश, वह स्वतंत्र हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र और मैसूर के बीच था कुंतल राज्य, वह स्वतंत्र हो गया। तो महाराष्ट्र और मैसूर के बीच था कुंतल राज्य, वह भी स्वतंत्र हो गया। महाराष्ट्र का प्रतिष्ठानपुर, वह भी स्वतंत्र हो गया। तो महाराष्ट्र का प्रतिष्ठानपुर स्वतंत्र हो गया। आंध्र प्रदेश का इक्ष्वाकु वंश भी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। आंध्र प्रदेश का इक्ष्वाकु वंश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। आंध्र प्रदेश के जो इक्ष्वाकु वंश थे कैसे थे? क्षत्रिय थे, ये भी स्वतंत्र हो गए। तमिलनाडु के पल्लव स्वतंत्र हो गए। जो तमिलनाडु और कांचीपुरम इलाके के जो पल्लव थे ये भी स्वतंत्र हो गए, ये भी स्वतंत्र हो गए। इसने नाव की आकृति वाले सिक्कों की शुरुआत की थी, जो इसके समुद्र और व्यापार के प्रति प्रेम होने का द्योतक है। तो इस यज्ञश्री सातकर्णी ने नाव की आकृति वाले सिक्कों की शुरुआत की थी,
जो यह बताता है कि यह समुद्र में व्यापार के प्रति यह काफ़ी ध्यान देता था। इसके समय समुद्रिक व्यापार काफ़ी उन्नत था। शकों के द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर इसने पुनः कब्जा कर लिया। तो इसीलिए इसे सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा कहा जाता है, क्योंकि शक जो थे, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के बाद शकों ने फिर एक बार फिर से उसके द्वारा विजित प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस यज्ञश्री सप्तकर्णी ने शकों के द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर क्या कर लिया, तो कब्जा कर लिया। सोपारा से यज्ञश्री सप्तकर्णी के कुछ चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, जिस पर जहाज, मछली और शंख के चित्र अंकित हैं। तो सोपारा से यज्ञश्री सप्तकर्णी के चांदी के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिस पर जहाज, मछली और शंख के चित्र अंकित हैं। इसके बाद पुलमावी तृतीय, इसके बाद है पुलमावी तृतीय, जो सातवाहन वंश का अंतिम राजा था। तो सातवाहन वंश का अंतिम राजा कौन था? पुलमावी तृतीय। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। तो इस सातवाहन वंश के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में हम लोग देखें तो महाभारत में आंध्रों को मलेच्छ और मनु स्मृति में वर्ण संकर एवं अंत्यंज कहा गया है। इस आधार पर कुछ विद्वानों के अनुसार जो सातवाहन थे अनार्य और निम्न वर्ग के थे। तो महाभारत में आंध्रों को मलेच्छ कहा गया है और मनु स्मृति में वर्ण संकर कहा गया है और अंत्यज कहा गया है। वर्ण संकर और अंत्यज का मतलब होता है निम्न कुल का। तो महाभारत में आंध्रों को मलेच्छ और मनु स्मृति में वर्ण संकर और अंत्यज कहा गया है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का मानना है कि जो सातवाहन वंश के शासक थे वे अनार्य थे और निम्न वर्ग के थे, अर्थात वे आर्य नहीं थे और निम्न कोटि के थे। अभिलेखों में आंध्र सातवाहन को उच्च वर्ग का बताया गया है। तो अभिलेखों में जो आंध्र सातवाहन हैं उन्हें उच्च वर्ग का बताया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार सातवाहन जो कुल था जबकि आंध्र जाति था। तो कुछ विद्वानों का मानना था कि जो सातवाहन था वह कुल था लेकिन आंध्र उनकी जाति थी। इनका जो जाति अर्थात धर्म था वह कौन सा था? तो ब्राह्मण धर्म था। पुराणों में सातवाहन वंश के 30 राजाओं का उल्लेख किया गया है जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया। तो पुराणों में सातवाहन वंश के 30 राजाओं का उल्लेख किया गया है जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया। सातवाहन वंश के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो मत्स्य पुराण और वायु पुराण से। तो सातवाहन वंश के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मत्स्य पुराण और वायु पुराण से प्राप्त होती है। सातवाहन कालीन अभिलेख कौन कौन मिले हैं? तो सातवाहन काल के अभिलेख कौन कौन मिले हैं? तो महाराष्ट्र के पूना जिले में स्थित नागनिका का नाना घाट अभिलेख। तो महाराष्ट्र के पूना जिले में स्थित नागनिका का नाना घाट अभिलेख। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी का नासिक से प्राप्त 2 गुहा लेख। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहा लेख। गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, जो कि गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की माता थी, गौतमी बलश्री की का नासिक अभिलेख। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक गुहा लेख। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक गुहा लेख एवं कार्ले अभिलेख। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक गुहा लेख एवं कार्ले अभिलेख। यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक शिलालेख। यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक शिलालेख। इसके समय के सिक्कों पर चित्र अंकित होते थे, जैसे कि कमल, त्रिरत्न, उज्जैन चिन्ह। उज्जैन चिन्ह जो था क्रॉस से जुड़े 4 बाल उसमें होते थे। तो इसके समय के जो सिक्के होते थे उस पर चित्र अंकित होते थे, जैसे कि कमल का, त्रिरत्न का और उज्जैन का। उज्जैन चित्र जो होता था क्रॉस से जुड़े 4 बाल का चित्र होता था। क्लासिकल लेखक टॉलमी, प्लिनी तथा पेरिप्लस के लेख से भी इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्लासिकल लेखक टॉलमी, प्लिनी और पेरिप्लस के लेख से भी इस सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है।
इससे सातवाहनों के द्वारा जल मार्ग से विदेश के व्यापार में भी जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी लेखक बेरी गाजा के अनुसार सातवाहन काल का सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन था? तो यूनानी लेखक बेरी गाजा के अनुसार सातवाहन काल का सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था भड़ौच। कौन था? भड़ौच। पुराणों में सातकर्णी प्रथम तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच शासन करने वाले राजाओं की संख्या कितनी बताई गई है? 10 से 19, जिसमें केवल 3 राजा आपिलक, कुंतल, सातकर्णी और हाल की जानकारी प्राप्त है, जो दूसरे स्रोतों से प्राप्त होती है। तो पुराणों में सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के बीच शासन करने वाले राजाओं की संख्या कितनी बताई गई है? तो 10 से 19, जिसमें से कि केवल 3 राजा आपिलक, कुंतल, सातकर्णी और हाल की जानकारी दूसरे स्रोतों से प्राप्त होती है। आपिलक का एक तांबे का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश से। तो आपिलक का एक तांबे का सिक्का मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कुंतल सातकर्णी संभवतः कुंतल प्रदेश के शासक थे, जिसका उल्लेख वात्सायन के काम सूत्र में किया गया है। तो जो कुंतल सातकर्णी थे संभवतः कुंतल प्रदेश के शासक थे, जिनका उल्लेख वात्सायन के काम सूत्र में किया गया है। प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के युद्ध में सातकर्णी प्रथम सबसे महान था, तो शांति में हाल महानतम था। तो प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के युद्ध में जो सातकर्णी प्रथम था, अर्थात सातवाहन वंश का जो पहला लड़ाकू, जो युद्ध में सबसे निपुण जो शासक था, वह था सातकर्णी प्रथम। लेकिन इस समय का सबसे पहला शांति स्थापित करने वाला महानतम शासक था, तो वह था हाल। कौन था? हाल। पुराणों में यज्ञ श्री सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश की गद्दी पर शासन करने वाले विजय, चंद्रश्री और पुलोमा के नाम क्या है? तो उल्लेख किया गया है। तो पुराणों में यज्ञ श्री सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश की गद्दी पर शासन करने वाले शासक के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? तो विजय, चंद्रश्री और पुलोमा के नाम उल्लेखित किए गए हैं। दक्षिण पश्चिम में सातवाहनों के बाद आभीर, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु और कुंतल में चाटू सातकर्णी वंश स्वतंत्र हो गए। चाटू सातकर्णी वंश स्वतंत्र हो गए। तो दक्षिण पश्चिम में सातवाहनों के बाद आभीर, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु क्षत्रिय और कुंतल में चाटू सातकर्णी वंश स्वतंत्र हो गए। अब हम लोग देखें इस आभीर वंश के बारे में। तो आभीर वंश का संस्थापक था ईश्वर सेन। आभीर वंश का संस्थापक था ईश्वर सेन। इसी ईश्वर सेन ने 248 से 249 ईसा पूर्व के लगभग कलचुरी वेदी संवत की स्थापना की। कलचुरी वेदी संवत की स्थापना की। इसके पिता का नाम था शिवदत्त। नासिक में इसके काल के 9वें वर्ष का लेख प्राप्त होता है। तो नासिक में ईश्वर सेन के शासनकाल के 9वें वर्ष का लेख प्राप्त होता है। नासिक क्षेत्र पर अधिकार एवं अपरांत एवं लाट पर भी कब्जा। तो ईश्वर सेन ने नासिक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और अपरांत और लाट पर भी इसने क्या किया? तो कब्जा किया। इसके बाद इक्ष्वाकु क्षत्रिय के बारे में देखते हैं। तो ये कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में निवास करते थे। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में निवास करते थे। पुराणों में इन्हें श्री पर्वतीय अर्थात श्री पर्वत का शासक, आंध्रभृत अर्थात आंध्रों का नौकर कहा गया है। तो पुराणों में इक्ष्वाकु क्षत्रिय को श्री पर्वतीय अर्थात श्री पर्वत का शासक, आंध्रभृत अर्थात आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले सातवाहनों के सामंत, ये पहले सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गए। तो ये जो इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे, पहले सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गए। इस इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक था शांतमूल, जो कि वैदिक धर्म का अनुयायी था। तो इस इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक था शांतमूल,
जो कि वैदिक धर्म का अनुयायी था। इसने एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ कराया। तो इस शांतमूल ने इक्ष्वाकु धर्म की नामक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के उपलक्ष्य में एक अश्वमेध यज्ञ कराया। शांतमूल का उत्तराधिकारी था पुत्र माठरी, याद रखेंगे इतना ही, पुत्र माठरी। तो इसका उत्तराधिकारी था पुत्र माठरी पुरुष दत्त, पुत्र माठरी पुरुष दत्त, याद रखेंगे पुत्र माठरी पुरुष दत्त। तो पुत्र माठरी पुरुष दत्त ने 20 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। इसका लेख अमरावती तथा नागार्जुन कांड से प्राप्त होता है। तो माठरी पुरुष दत्त जिसने 20 वर्षों तक शासन किया, इसका लेख अमरावती और नागार्जुन कुंड से प्राप्त होता है। इस लेखों में माठरी पुरुष वीर दत्त के द्वारा दिए गए दान का वर्णन है। तो इस लेख में माठरी वीर पुरुष दत्त के द्वारा दिए गए दान का वर्णन है। वीर पुरुष दत्त का उत्तराधिकारी बना शांतिमूल द्वितीय। तो वीर पुरुष दत्त का उत्तराधिकारी बना शांतिमूल द्वितीय, जिसने लगभग 11 वर्ष तक शासन किया। कितना? 11 वर्ष तक शासन किया। यह बौद्ध मतानुयायी था। कौन सा? बौद्ध मतानुयायी था। 3री शताब्दी के अंत तक आंध्र प्रदेश के निचली घाटी में शासन करने के बाद इक्ष्वाकु वंश पर किसने अधिकार कर लिया? तो पल्लवों का कब्जा हो गया। तो 3री शताब्दी के अंत तक आंध्र प्रदेश की निचली घाटी में शासन करने के बाद, तो यह कहाँ शासन करते थे? इक्ष्वाकु आंध्र प्रदेश की निचली घाटी में। तो 3री शताब्दी के अंत तक आंध्र प्रदेश की निचली घाटी में शासन करने के बाद इक्ष्वाकु वंश पर किसका कब्जा हो गया? तो पल्लवों का कब्जा हो गया। इसके बाद चटू सातकर्णी वंश महाराष्ट्र और कुंतल प्रदेश के ऊपर 3री सदी में चाटू सातकर्णी वंश का शासन था। तो महाराष्ट्र और कुंतल प्रदेश के ऊपर 3री सदी में चाटू सातकर्णी वंश का शासन था। कुछ विद्वानों का मानना था कि ये सातवाहन वंश की एक शाखा थे, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार ये नागकुल से संबंधित थे। तो कुछ विद्वानों का मानना था कि ये जो चाटू सातकर्णी वंश के शासक थे, ये सातवाहन वंश की ही एक शाखा थी, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार ये नागफल से संबंधित थे, नागकुल से संबंधित थे। याद रखेंगे, नागकुल। कृष्णा तथा मसूलीपट्टनम के बीच बृहद फलियन वंश और कृष्णा और गोदावरी के बीच सालमकायन वंश भी क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। तो कृष्णा और मसूलीपट्टनम के बीच बृहद फलियन वंश और कृष्णा और गोदावरी के बीच सालमकायन वंश भी स्वतंत्र हो गए। पहले ये जो सालमकायन वंश था, वह पहले इक्ष्वाकु क्षत्रिय के अधीन था, जो कि स्वतंत्र हो गए। बृहद फलयन की राजधानी थी पिथुंड। तो बृहद फलायन की राजधानी थी पिथुंड और सालमकायन की राजधानी थी वेंगी। सालमकायन की राजधानी कहाँ थी? वेंगी। बाद में दोनों पल्लवों के अधीन आ गया। बाद में ये जो दोनों इलाके थे, बृहद फलियन और सालमकायन, ये दोनों पर कब्जा किसका हो गया? तो पल्लवों का कब्जा। 3री शताब्दी के अंत तक सातवाहन वंश छिन्न भिन्न हो गया और इनकी शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो गई। तो 3री शताब्दी के अंत तक सातवाहन वंश छिन्न भिन्न हो गया और इनकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई। सातवाहन वंश 225 से 230 ईस्वी तक पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो 225 से 230 ईस्वी तक यह सातवाहन वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया। पश्चिम में नासिक के आसपास के क्षेत्र पर अमीरों के द्वारा अपने आप को स्वतंत्रता करने की घोषणा की गई। तो पश्चिम में नासिक के आसपास के क्षेत्रों पर अमीरों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया।
पूर्वी प्रदेश में इक्ष्वाकुओं ने अपने को स्वतंत्र घोषणा कर दी। तो पूर्वी प्रदेश में इक्ष्वाकुओं ने अपने को स्वतंत्र घोषणा कर दी। दक्षिण पूर्वी प्रदेश का क्षेत्र पल्लवों के अधिकार में शामिल हो गया। जो दक्षिण पूर्वी प्रदेश था वह किसके अधीन आ गया? तो पल्लवों के अधीन आ गया। सातवाहनों की राजनीतिक व्यवस्था अशोक के द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था थी। तो जो सातवाहनों में राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी यह वही राजनीतिक व्यवस्था थी जो अशोक ने स्थापित किया था। अर्थात अशोक के समय जिस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था चलता था, राजपाट चलता था, वही व्यवस्था सातवाहनों में भी चल रहा था। उसी समय से चलते आ रहा था। शुंग भी वही राजनीतिक व्यवस्था अपनाए, कण्व भी उसी राजनीतिक व्यवस्था के अपनाए और सातवाहन भी अब उसी राजनीतिक व्यवस्था को अपना रहे थे। सातवाहनों के द्वारा ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की गई और भूमि दान देने की प्रथा आरंभ की गई। तो गांवों को दान देने की प्रथा और भूमि को दान देने की प्रथा ये क्या करते थे? तो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि और गांव दान में दे देते थे। तो इस प्रथा का आरंभ किसने किया? सातवाहनों ने। सातवाहनों ने बौद्ध भिक्षुओं पर से कर को समाप्त कर दिया। तो बौद्ध भिक्षुओं पर कर लगता था, टैक्स लगता था, जिसको सातवाहनों ने समाप्त कर दिया। सातवाहनों से सामंती लक्षण सर्वाधिक। तो सातवाहनों में सामंती गुण बहुत ज़्यादा था, अर्थात ये सामंती प्रवृत्ति के थे। विदेशी स्रोतों एवं किताबों के अनुसार आंध्र सातवाहन वंश में कपास का व्यापार सर्वाधिक था। तो विदेशी स्रोतों और किताबों से पता चलता है यह जो आंध्र सातवाहन वंश था वहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार किस चीज़ का होता था? तो कपास का होता था। किसका? कपास का। सातवाहन और रोमन के इलाकों में समान प्रकार के सिक्कों की प्राप्ति हुई है। तो सातवाहन और रोमन के इलाकों में समान प्रकार के सिक्कों की प्राप्ति हुई है। इससे पता चलता है कि रोम के साथ आंध्र के व्यापार काफ़ी ज़्यादा जोर शोर तक था। अर्थात सातवाहन वंश का जो व्यापार था आंध्र के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ बहुत ज़्यादा होता था। किसके साथ? आंध्र और रोम के साथ। सातवाहन वंश में शीशे के सिक्के का भी प्रचलन था, हमने बताया भी था। तो प्रोटीन और सिक्के, इन सभी सिक्कों का भी प्रचलन था। प्रोटीन और शीशे के सिक्कों का भी प्रचलन था। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने वर्ण संकर अर्थात रंग भेद की नीति को समाप्त करके चातुर्य वर्ण व्यवस्था को शुरुआत किया। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की शुरुआत की। तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी से पहले समाज में गोरा काला, ऊंचा नीचा ये सभी रंग भेद था, लेकिन गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने इसे समाप्त कर दिया और चातुर्य वर्ण व्यवस्था कायम की। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था की शुरुआत की। सातवाहनों ने दक्कन और महाराष्ट्र में चैत्यों अर्थात विहारों का निर्माण किया। तो सातवाहनों ने दक्कन और महाराष्ट्र में चैत्यों अर्थात विहारों का निर्माण किया। पश्चिमी दक्कन अर्थात कार्ल और अमरावती में स्तूप का भी निर्माण किया। तो सातवाहनों ने पश्चिम दक्कन अर्थात कार्ल और अमरावती में स्तूप का निर्माण किया, जिसका पता 1797 ईस्वी में किसने लगाया? मैकेंजी ने। जिसका पता 1797 ईस्वी में मैकेंजी ने लगाया। सातवाहनों के समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा चरम सीमा पर थी। तो सातवाहनों के समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा चरम सीमा पर थी। शासन की दृष्टि से सातवाहन साम्राज्य का विभाजन कैसे था? तो सबसे ऊपर था जनपद अर्थात जिला, उसके नीचे था आहार अर्थात प्रखंड और सबसे नीचे था ग्राम अर्थात गांव। आहार का प्रमुख अधिकारी अमाच या गवर्नर कहलाता था। तो सातवाहन वंश का जो शासन था, उसका जो साम्राज्य विभाजन था वह 3 भागों में किया गया। जनपद अर्थात जिला, उसके अंदर में आहार था अर्थात प्रखंड था और सबसे निचले स्तर पर ग्राम अर्थात गांव था। आहार का प्रमुख अधिकारी अमाच या गवर्नर कहा जाता था। सातवाहन काल की प्रमुख स्थापत्य कृतियाँ कहाँ से मिली हैं? तो कार्ले का चैत्य और अमरावती कला का विकास। तो सातवाहन काल की प्रमुख स्थापत्य कृतियाँ कौन कौन सी थी? तो
तो एक तो अमरावती कला का इसमें विकास हुआ और कार्ले का चैत्य इन्होंने बनाया। कार्ले का चैत्य, चैत्य अर्थात एक तरह से मंदिर कह सकते हैं। अब है सातवाहन वंश के पुरातात्विक स्रोत। सातवाहन वंश के पुरातात्विक स्रोत, पहला है नासिक लेख। पहला क्या है तो नासिक लेख। प्रथम सदी में यह महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। यह गौतमी पुत्र सप्तकर्णी से संबंधित था। किससे? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी से। इस लेख में गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के द्वारा अपने अधिकारी विष्णु पालित को कुछ राजकीय निर्देश दिए जा रहे हैं। तो इस लेख में एक चित्र अंकित किया गया है जिसमें गौतमी पुत्र सप्तकर्णी अपने एक अधिकारी विष्णु पालित को कुछ राजकीय निर्देश दे रहे हैं। इसमें कहा गया है कि करजिक गांव का वह क्षेत्र जो आज तक उसाव दान के स्वामित्व में है उसे जब्त कर लिया जाए और इसमें 200 निवर्तन भूमि देकर कार्ले बौद्ध ब्राह्मणों को दान में है दिया जाए। तो इसमें इस अभिलेख नासिक अभिलेख में लिखा गया है कि गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने कहा कि एक करजिक नामक गांव है जो आज तक उसावदान के स्वामित्व में है। किसके? उसावदान के स्वामित्व में। उसे जब्त करके 200 निवर्तन भूमि देकर किसे दे दिया जाए तो कार्ले बौद्ध विहार को दान में दे दिया जाए। कार्ले बौद्ध विहार को दान में दे दिया जाए। सरकारी अधिकारी दान प्राप्तकर्ता को तंग नहीं करेंगे। तो इस अभिलेख में एक और चीज़ लिखा गया कि सरकारी अधिकारी दान प्राप्त जिसको दान मिलेगा उसको तंग नहीं करेंगे। दान के साथ कुछ विशेषाधिकार भी दिए जाए। दान तो दिए ही जाए, साथ ही साथ उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाएं। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने इस लेख में लिखा है कि हमारी सेना इस भूमि से नहीं गुजरेगी और यह भूमि टैक्स फ्री होगी, कर मुक्त होगी। तो इसमें गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने लिखा है कि हमारी सेना इस भूमि से नहीं गुजरेगी और यह क्षेत्र भूमि कर मुक्त होगी अर्थात टैक्स फ्री होगा। इसके बाद नागनिका अर्थात नैनिका का नाना घाट अभिलेख। तो नैनिका या नागनिका का नाना घाट अभिलेख यह प्रथम सदी का महाराष्ट्र से प्राप्त लेख है। तो यह प्रथम सदी का लेख है जो महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। सप्तकर्णी प्रथम से यह संबंधित है। तो यह अभिलेख सप्तकर्णी प्रथम से संबंधित है। इसमें सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक सातकर्णी प्रथम को बताया गया है। इसमें सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक किसे बताया गया है तो सप्तकर्णी प्रथम को। और इसके बाद इसमें दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक की भी उपाधि के बारे में बताया गया है। तो इस नैनिका या नागनिका के नाना घाट अभिलेख में सप्तकर्णी प्रथम को किस उपाधि से संबोधित किया गया है तो दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधि से। इसमें सप्तकर्णी प्रथम के द्वारा किए गए 36 यज्ञों की चर्चा की गई है। तो नागनिका के नाना घाट अभिलेख में सप्तकर्णी प्रथम के द्वारा किए गए 36 यज्ञों की चर्चा की गई है, लेकिन इसमें पशु हत्या की चर्चा नहीं है। पशु हत्या की चर्चा नहीं है। 2 बार अश्वमेध यज्ञ और 1 बार राजसूय यज्ञ की भी चर्चा किसमें है तो नागनिका के नाना घाट अभिलेख में। तो इस सप्तकर्णी प्रथम ने जो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था और 1 बार राजसूय यज्ञ किया था तो उसकी भी चर्चा इसी नागनिका या नैनिका के नाना घाट लेख में है। इसके बाद है तीसरा नासिक का गुहा लेख। नासिक का गुहा लेख इस वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के शासनकाल का यह अभिलेख है। तो यह जो नासिक गुहा लेख है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के शासनकाल का अभिलेख है। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने इसे लिखवाया था। तो इस अभिलेख को किसने लिखवाया था? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने। गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के उपलब्धियों की इसमें चर्चा की गई है। तो इस नासिक गुहा लेख में गौतमी पुत्र सप्तकर्णी के उपलब्धियों की चर्चा की गई है। इसमें सातवाहनों के जाति संबंधी विवादों के निराकरण की चर्चा की गई है। तो नासिक गुहा लेख में गौतमी पुत्र सप्तकर्णी
सातवाहन वंश के जाति संबंधी विवाद के निराकरण की चर्चा की गई है। इस नासिक गुहा लेख में सातवाहनों के ब्राह्मण होने की चर्चा की गई है। तो नासिक गुहा लेख में क्या बताया गया है कि जो सातवाहन थे किस जाति के थे, तो ब्राह्मण जाति के थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन राज्य का पुनरुद्धारक था। तो इस नासिक गुहा लेख में क्या कहा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन राज्य का पुनरुद्धारक कहा गया है। इस नासिक गुहा लेख में लिखा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों को बाहर किया तथा इसमें इसी प्रकार शक निदूषक की भी उपाधि इसमें बताया गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी को, अर्थात शकों को पराजित करने वाला। तो नासिक गुहा लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को शक निदूषण की उपाधि से लिखा गया है। क्या शक निदूषण, अर्थात इसमें लिखा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों को बाहर किया और उसके बाद शक निदूषण की उपाधि धारण की। शक निदूषण जिसका मतलब होता है शकों को पराजित करने वाला। इस नासिक गुहा लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा विजित प्रदेशों के नाम अंकित किए गए हैं। तो नासिक गुहा लेख में जितने सारे गौतमी पुत्र सातकर्णी में क्षेत्रों को जीता था उन सभी क्षेत्रों के नाम लिखे गए हैं। इस नासिक गुहा लेख में लिखा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का क्षेत्र इतना विशाल है कि उसकी सेना ने 3 समुद्रों का जल पिया है। तो इस नासिक गुहा लेख में लिखा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का क्षेत्र इतना विशाल है कि उसकी सेना ने 3 समुद्रों का जल पिया है और इसी कारण उसे 30 समुद्र तीय पीतवाहन और यवन छहनात पहलव शासक की उपाधि भी बताई गई है। तो इस नासिक गुहा लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को कौन सी उपाधि बताई गई है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद को कौन सी उपाधि से संबोधित किया गया है, 30 समुद्र तीय पीतवाहन और यवन छहनात पहलव शासक। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का क्षेत्र इतना विशाल है कि उसकी सेना ने 3 समुद्रों का जल पिया है। इसके बाद कन्हेरी अभिलेख, इसके बाद है कन्हेरी अभिलेख। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का यह लेख है जिसमें वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। इसके बारे में चर्चा किया गया है, हालांकि हुआ नहीं, होने वाला था, इसकी चर्चा की गई है। तो कन्हेरी अभिलेख वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का लेख था जिसमें पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से होने वाला था, इसकी चर्चा की गई है। तो ये तो था अंतिम ब्राह्मण वंश सातवाहन वंश, बहुत इंपॉर्टेंट था। मौर्योत्तर काल का यह 3रा वंश समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे विदेशी आक्रमण, जैसे महान सिकंदर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है सिकंदर, वहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और उसके बाद कुछ इंडो ग्रीक शक, यवन, इसके बारे में देखेंगे जो कि छोटे छोटे टॉपिक हैं। हालांकि सिकंदर थोड़ा सा बड़ा है, सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण होता है विश्व विजेता था। और उसके बाद हर्षवर्धन का जो पुष्यभूति वंश, कुषाण वंश, यह भी विदेशी आक्रमण है जिसमें कनिष्क आएगा, महान कनिष्क। तो इसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद यह जो समाप्त हो जाएगा, कौन, तो मौर्योत्तर काल के बाद जितने सारे वंशज थे वे समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद 16 महाजनपद, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। और यह प्राचीन भारत का इतिहास का सफ़र समाप्त हो जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ जो लोग इसमें नए हैं वे सब्सक्राइब कर लें। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे महान सिकंदर के बारे में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।